गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको शब्द शक्ति पढ़ाऊंगी। पहले वीडियो में मैंने आपको शब्द शक्ति में अभिधा पढ़ाई थी, उसके विषय में से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लक्षणा शक्ति के बारे में बताऊंगी कि लक्षण शब्द शक्ति क्या है और इसके कौन कौन से लक्षण हैं। तो सर्वप्रथम हमने अभिधा पढ़ा है बच्चों। अभिधा के विषय में मैंने आपको सब बताया और उसके बाद में अपन लक्षण शक्ति लेते हैं। मुख्यार्थ का बाद होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ का ये हमारी अभिधा, मुख्यार्थ का बोध, मुख्यार्थ का बोध होने पर जिस शक्ति का अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। बच्चों, हमने पहले अभिधा के विषय में पढ़ा। अब हमारा जो टॉपिक है लक्षणा। 3 प्रकार की शक्तियाँ, शब्द शक्तियाँ होती हैं, इसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आज हमारा टॉपिक है लक्षणा। तो लक्षणा शब्द शक्ति की संक्षेप में, शॉर्ट में मैंने जो परिभाषा आपको परिभाषित की है, मुख्यार्थ का बोध होने पर, मुख्यार्थ का बोध होने पर जिस शक्ति का अर्थ ग्रहण किया जाता है, जिस शक्ति का अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ का बोध होने पर जिस शब्द शक्ति का अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है, जैसे देखिए आप, एक सेंटेंस है, मोहन गधा है। क्या है? जैसे मोहन गधा है। यहां गधे का लक्ष्यार्थ मुख्य है। यहां पर गधे को क्या माना है? मुख्य। गधे को क्या माना है यहाँ पर? मुख्य। यहाँ गधे का लक्ष्यार्थ क्या हुआ? मुख्य एवं मूर्ख। गधे का मतलब क्या हो गया? मूर्ख। मुख्य माना गया इसको मूर्ख। लक्षण शब्द व्यापार
सांकेतिक न होकर शब्द पर आरोपित किया गया है। लक्षणा शब्द व्यापार क्या किया गया बच्चों, इसमें सांकेतिक न होकर शब्द पर आरोपित किया गया है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति निहित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शब्द पर आरोपित किया गया है, यानी गधे को यहाँ पर मूर्ख माना गया है, तो गधा क्या हुआ यहाँ पर, मूर्ख, तो इसलिए यहाँ पर शब्द पर बल दिया गया है। लक्षणा शक्ति में 3 कारण मुख्य होते हैं। लक्षणा शक्ति में 3 कारण मुख्य होते हैं, जैसे मुख्यार्थ का बोध, मुख्यार्थ का बोध। दूसरा लक्ष्यार्थ का बोध। दूसरा क्या है, लक्ष्यार्थ का बोध। तीसरा क्या है, रूढ़ि या प्रयोजन। बच्चों, लक्षण का जो सर्वप्रथम क्या होता है, मुख्यार्थ का बोध, कोई मुख्य बात। लक्षार्थ का बोध यानी कोई ना कोई इसमें लक्षण अवश्य दिखाई देना चाहिए। तीसरा है कोई ना कोई रूढ़ि प्रचलित शब्द इसमें प्रयुक्त होता है। मुख्यार्थ का बोध, जब शब्द के मुख्यार्थ की प्रतीति में कोई प्रत्यक्ष विरोध दिखाई देता है, जब शब्द के मुख्यार्थ की प्रतीति में कोई प्रत्यक्ष विरोध दिखाई देता है तो उसे मुख्यार्थ का बोध कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मुख्यार्थ का बोध। जैसे गंगा पर घर है, जैसे गंगा पर घर है। गंगा पर क्या है, घर। इस वाक्य में गंगा पर शब्द का मुख्यार्थ क्या है, गंगा नदी का प्रवाह। गंगा पर घर यानी गंगा नदी का प्रभाव, लेकिन जल प्रवाह पर घर नहीं हो सकता। जल प्रवाह पर घर नहीं हो सकता, गंगा पर घर है, तो गंगा का शब्द क्या हुआ यहाँ पर, मुख्यार्थ माना जाता है। और गंगा नदी का प्रवाह लेकिन जल पर प्रभाव यानी घर नहीं हो सकता, अतः यहाँ पर मुख्यार्थ में का बोध माना जाता है। लक्षार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना, मुख्यार्थ में बोध उपस्थित होने पर, मुख्यार्थ में बोध उपस्थित होने पर लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है। मुख्यार्थ में बोध उपस्थित होने पर लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है। मुख्यार्थ से संबंध होना आवश्यक होता है।
मुख्यार्थ से बच्चों क्या होना चाहिए, इसमें शब्द निहित होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। इसी को मुख्यार्थ का योग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मुख्यार्थ का योग कहते हैं। जैसे गंगा पर घर है, वाक्य में गंगा पर लक्ष्यार्थ यानी कोई महत्वपूर्ण बात कही गई, लक्ष्यार्थ यानी गंगा के तट पर लिया जाता है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब लेते हैं लक्षणा का महत्व। लक्षणा का लक्षणा का महत्व क्या है बच्चों? लक्षणा का महत्व, लक्षणा से व्यक्त होने वाला अर्थ लक्षार्थ कहलाता है। लक्षणा से व्यक्त होने वाला अर्थ लक्षार्थ कहलाता है। इसमें जिस शब्द से अर्थ निकलता है, इसमें जिस शब्द से अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, लक्षण। इसमें जिस शब्द से अर्थ निकलता है उसे लक्षक कहते हैं। अभिधा के द्वारा मुख्य अर्थ, अभिधा के द्वारा मुख्य अर्थ व्यक्त होने के बाद ही उसे लक्षार्थ लिया जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर समझा कि लक्षणा क्या है, लक्षणा के विषय में हमने समझा। ओके बच्चों, मैंने आपको लक्षणा का महत्व बताया और इसमें लक्षार्थ का क्या अर्थ निकलता है इसके विषय में बताया। लक्षणा से व्यक्त होने वाला अर्थ क्या कहलाता है, फिर दोबारा से रिपीट करेंगे, लक्षार्थ कहलाता है। अभिधा के द्वारा मुख्य अर्थ व्यक्त होने के बाद ही उसे लक्षार्थ भी किया जाता है। इसमें रूढ़ि रहती है या कोई न कोई प्रयोजन अवश्य रहता है। वाक्य में शब्दों का अर्थ ग्रहण करते समय जब उसमें अर्थ की संगति नहीं बैठती तब लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे वह लड़का शेर है, दूसरा यह लड़की तो गाय है, तीसरा रमेश का घर मुख्य सड़क पर ही है। ये 3 इस प्रकार के वाक्य बताए गए हैं। इन वाक्यों में लड़के को शेर कहने से शेर का अर्थ क्या होता है, साहसी। लड़के को शेर कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, साहसी या वीर। और लड़की को गाय कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सीधी। लड़की को किसकी संज्ञा दी गई है यहाँ पर, सीधी। गाय का मतलब सीधी। तो यहाँ पर शब्दों का प्रचलन किया गया है। इन वाक्यों में एक विशेषता बताई गई है। रमेश का घर मुख्य सड़क पर ही है, यानी ये इसमें क्या बताया गया कि रमेश का घर मुख्य सड़क अर्थात सड़क के मध्य में नहीं हो सकता अर्थात मुख्य सड़क के किनारे पर हो सकता है। ठीक है, उससे इसका निकटतक संबंध बताया गया है।
तो यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं। लक्षणा के मुख्य दो भेद होते हैं। लक्षणा के मुख्य दो भेद होते हैं, रूढ़ी लक्षणा एवं प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा क्या है? जहाँ रूढ़ी या रचनाकारों की परंपरा के अनुसार मुख्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है, अर्थात मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर लक्षार्थ लिया जाता है, वहाँ रूढ़ी लक्षणा होती है। बच्चों, रूढ़ी लक्षणा क्या होती है? जहाँ रूढ़ी या रचनाकारों की परंपरा के अनुसार मुख्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है अथवा उसमें कोई बाधा उपस्थित होती है, वहाँ लक्षार्थ लिया जाता है, रूढ़ी लक्षणा मानी जाती है। जैसे कलिंग साहसी है। जैसे कलिंग क्या है? साहसी है। कलिंग का इस वाक्य में भूभाग या देश का नाम होने से उसका मुख्यार्थ बाधित हो रहा है, क्योंकि देश अचेतन होने से साहसी नहीं हो सकता, इसलिए लक्षणा से यहाँ कलिंग देश के निवासी का अर्थ लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर कुशल, लावण्य, प्रवीण आदि शब्द भी रूढ़ी लक्षणा से अर्थ प्रकट करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार ये यहाँ पर रूढ़ी लक्षणा मानी जाती है। लक्षणा के हमने महत्व पढ़े, लक्षणा क्या है इसके विषय में हमने बताया, और रूढ़ी लक्षणा क्या है ये हमने बताया। अब दूसरा है आपका प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा यानी मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी प्रयोजन के द्वारा अर्थ ग्रहण होने पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी प्रयोजन के द्वारा अर्थ ग्रहण होने पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे गंगा पर घर है, इसका उदाहरण है गंगा की धारा। इसका उदाहरण क्या हुआ? गंगा की धारा पर घर नहीं ठहर सकता, इसलिए मुख्य अर्थ का बाद होने पर उसके संयोग से गंगा तट पर घर है, ये लक्ष्यार्थ बनता है। इसका प्रयोजन गंगा तट को शीतल और पवित्र बतलाना होता है। बच्चों, विद्वानों ने लक्षणा के अनेक भेद माने हैं। आचार्य मम्मट ने इसके 6 भेद माने हैं, जबकि विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसके 80 भेद बताए हैं। अब हमारा नेक्स्ट है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है बच्चों? देखते हैं। जब किसी शब्द का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अर्थ नहीं निकलता, जब किसी शब्द का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अर्थ नहीं निकलता और कोई विशेष अन्य अर्थ निकलता है,
वहाँ व्यंजना शक्ति होती है। जहाँ किसी शब्द का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अर्थ नहीं निकलता है और कोई विशेष अर्थ निकलता है, वहाँ व्यंजना शक्ति होती है। जैसे किसी ने अपने साथी से कहा कि संध्या काल के 6 बज गए। किसी साथी से क्या कहा? संध्या काल के 6 बज गए। इस वाक्य में 6 बजे के अनेक अर्थ निकले जा सकते हैं। जैसे कोई अर्थ लेगा कि अब घर जाना चाहिए। कोई स्त्री अर्थ लेगी कि गाय को दुहने का समय हो गया है, गाय का दूध निकालने का समय हो गया है। कोई भक्त अर्थ लेगा कि मंदिर में आरती का समय हो गया है। यानी कहने का तात्पर्य बच्चों इस प्रकार है कि संध्या काल में 6 बजने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति पूजा करने के लिए तत्पर है, कोई अपनी गाय को दूध दोहने के लिए तत्पर है। इससे समय का बोध होता है। तो यहाँ पर किसी न किसी अर्थ में व्यंजना शक्ति को बतलाया गया है। अब व्यंजना शक्ति के भी 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? शाब्दी और आर्थी। व्यंजना शब्दी के भेद। व्यंजना शक्ति के 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना एवं आर्थी व्यंजना। जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का अर्थ बोध होता है और वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है और वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना क्या होती है बच्चों? जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर, जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है, उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। बच्चों, हमने व्यंजना शक्ति के विषय में बताया, उसके भेद बताए कि इसके भेद कौन कौन से होते हैं। अब व्यंजना का महत्व क्या है? व्यंजना शक्ति के द्वारा प्रत्येक वाक्य का अर्थ आसानी से व्यक्त हो जाता है। आसानी से व्यक्त हो जाता है। उसे उद्घाटित अर्थ को व्यंग्यार्थ, ध्वन्यार्थ, प्रतीकार्थ आदि नामों से संबोधित किया जाता है और व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाला शब्द व्यंजक कहलाता है। बच्चों, अभिधा और लक्षणा केवल अर्थ बतलाकर शांत हो जाती है। अभिधा और लक्षणा केवल अर्थ बताकर शांत हो जाती हैं और व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाला शब्द व्यंजक कहलाता है। अभिधा और लक्षणा केवल अर्थ बताकर शांत हो जाती हैं, परंतु व्यंजना काव्य रचना के मूल भाव को अथवा उद्देश्य को व्यक्त करती है। व्यंजना के आधार पर ही किसी काव्य को उत्तम, मध्यम और अधम माना जाता है। व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में रहती है। इस कारण इसके शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना के 2 प्रमुख भेद होते हैं, फिर कोई अन्य भेद नहीं होते। यहाँ व्यंजना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे सही सखल मनकता लूट्यो अनगित
चैन। फली सकल मन कामना लट्यो अनगित चैन। आज ऊंचे हरि रूप सखी भय प्रफुल्लित नैन। आज ऊंचे हरि रूप सखी भय प्रफुल्लित नैन। यहाँ कामनाओं का फलना, चैन का लूटना, रूप का अचना में मुख्यार्थ बाद है, अतः लक्षण के बल पर इनका अर्थ क्रमशः पूर्ण होना प्राप्त दिखाई पड़ता है। लेकिन वक्ता इसका प्रयोग मात्र लक्षणा के निर्मित नहीं कर रहा है। पूर्ण द्वय का व्यंग्यार्थ है कि आज भगवान कृष्ण के दर्शन करके अपरमित आनंद की प्राप्ति हुई है, अर्थात आनंद की प्राप्ति अव्यक्ति लक्षण मूला व्यंजना में निहित है। दूसरा है आपका प्रकृति सुषमा में कमल तो कमल है। इस वाक्य में प्रथम कमल शब्द का अर्थ सामान्य रूप से कमल है, परंतु द्वितीय कमल शब्द का अर्थ सौंदर्य तिशय है और इसका अर्थ व्यंजना के द्वारा व्यक्त हुआ है, जो कि काफ़ी चमत्कारी माना जाता है। तो बच्चों, हमने दोनों वीडियो में एक मैंने पहले आपका वीडियो बनाया था जो अभिधा के विषय में शब्द शक्ति क्या है, इसके विषय में आपको पूर्ण समझाया, बताया, और उसके बाद में आज हमने लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ी। तो बच्चों, इन शब्द शक्तियों से हमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, 2 नंबर का ही प्रश्न आता है, चाहे आपका रिक्त स्थान के माध्यम से दे दें, चाहे प्रश्न के माध्यम से। अब जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको दिखला रही हूँ यहाँ पर। पुरुषों की भीरता की पूरी निंदा होती है। पुरुषों की भीरता की पूरी निंदा होती है। इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? हमने पूरा शब्द शक्ति का टॉपिक पूरा विस्तृत लिया, जिसमें आपको एक एक शब्द शक्ति के बारे में बोर्ड पर चार्ट के द्वारा भी आपको समझाया गया और शब्दों के माध्यम से भी समझाया गया है। तो इस पर आपके प्रश्न इसी तरीके से बनेंगे। विशेष तौर पर आपको वाक्य दिए जाएंगे जिसमें से आपको पता करना है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति निहित है। जैसे दूसरा प्रश्न लेते हैं। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति, जैसे मैंने आपके लक्षणा के काफ़ी उदाहरण बताए, तो आप उदाहरणों को देखिएगा और इस प्रकार के प्रश्नों को हल कीजिएगा। बच्चों, आज आपका ये टॉपिक शब्द शक्ति खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको मॉडल पेपर में से समझाए जाएंगे। आपके मॉडल पेपर आ चुके हैं, तो मॉडल पेपर में से एक एक आपका सेट लिया जाएगा और समझाया जाएगा। ओके, धन्यवाद।